टारगेट विथ इंडियन नमस्कार। टुडे करंट अफेयर्स के आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखते हैं जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो इसमें पहला है, चुनाव आयोग ने शीर्ष कोर्ट में दायर किया हलफनामा, अयोग्य सांसदों के उपचुनाव लड़ने से रोक में भूमिका नहीं। यानी चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है और उसने कहा उसमें है कि अयोग्य सांसदों के उपचुनाव लड़ने से रोक में चुनाव आयोग की कोई भूमिका नहीं है। इसको विस्तार से देखते हैं। तो इसमें दिया है, चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा कि दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य सांसदों को एक ही कार्यकाल में उपचुनाव लड़ने से रोकने के निर्देश की मांग वाली याचिका में उसकी कोई भूमिका नहीं है। इस मामले पर केंद्र सरकार ही निर्णय ले सकती है। चुनाव आयोग ने कहा कि कांग्रेस नेता जया ठाकुर की ओर से दायर याचिका में की गई अपील पर फैसले के लिए केंद्र उपयुक्त पार्टी है। आयोग ने कहा कि याचिका में शामिल मुद्दा संविधान के अनुच्छेद 191(1) से संबंधित है। यह उन मामलों से संबंधित जिनका अनुच्छेद 32 के तहत आयोग के कार्यक्षेत्र के संदर्भ में चुनाव के संचालन से कोई संबंध नहीं है और केंद्र सरकार इस मामले में की गई प्रार्थनाओं पर फैसला लेने के लिए उपयुक्त है। अब इस टॉपिक में या इस आर्टिकल में उठाए गए मुद्दों को समझने का प्रयास करते हैं। तो इसमें जो है दल बदल विरोधी कानून के बारे में देखते हैं। तो इसमें जो है 52 यानी 52 संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा सांसदों तथा विधायकों द्वारा एक राजनीतिक दल से दूसरे दल में दल परिवर्तन के आधार पर निहरता या अयोग्यता के बारे में प्रावधान किया गया है। इस हेतु संविधान के 4 अनुच्छेदों में परिवर्तन किया गया है तथा संविधान में एक नई अनुसूची 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। इस अधिनियम को सामान्य दल बदल कानून कहा गया, परंतु बाद में 91 में यानी 91 में संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा 10वीं अनुसूची के उपबंधों में एक परिवर्तन किया गया। इसमें एक उपबंध को समाप्त कर दिया गया। अर्थात अब विभाजन के मामले में दल बदल के आधार पर अयोग्यता नहीं मानी जाएगी। अर्थात कहने का आशा ये हुआ कि 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा संविधान के जिस अनुच्छेद में संशोधन किया गया, संविधान के 4 अनुच्छेदों में आर्टिकल में संशोधन किया गया, वे आर्टिकल 101वां, 102वां, 190 व 191 में संशोधन किया गया। जैसा कि हम जानते हैं कि अनुच्छेद 101 जो है स्थानों का रिक्त होना के संदर्भ में है और 102 जो है सदस्यता के लिए निहरताएं या अयोग्यताएं हैं। संसद सदस्यों के लिए यानी लोकसभा सदस्य या राज्यसभा सदस्य के लिए निहरताएं अयोग्यताएं जो है यह अनुच्छेद 102 में दी गई है। इसी प्रकार जो है विधानसभा सदस्यों के लिए या विधान परिषद सदस्यों के लिए 190 जो है स्थानों का रिक्त होना है और 191 जो है वह विधान परिषद सदस्यों या विधानसभा सदस्यों के निहरताएं या अयोग्यताएं से संबंधित है। और यह जो 102 और 191 अनुच्छेद हैं यह 10वीं अनुसूची में शामिल हैं। यह 10वीं अनुसूची वही है जिसको 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संशोधित किया गया इन 4 अनुच्छेदों में यानी 101, 102, 190 और 191 में। अगला इसमें देखते हैं। तो अगला इसमें है, आयोग ने कहा कि याचिका में दाखिल मुद्दा संविधान के अनुच्छेद 191(1) से संबंधित है। यह जो मुद्दा है लेटेस्ट, यह संविधान का अनुच्छेद में 191(1) से संबंधित है। जैसा कि अभी हमने देखा कि जो अनुच्छेद 191 यह सदस्यता के लिए निहरताएं हैं और यह एमएलए या एमएलसी के लिए है, यानी जो विधान परिषद के सदस्य हैं या विधान सभा के जो सदस्य हैं उनके लिए 191 अनुच्छेद है। और जो 191(1) है यह लाभ के पद से संबंधित है, यानी सदस्यों की अयोग्यता संबंध में जो लाभ का पद है जिसके कारण की योग्यता होगी वो उससे संबंधित है। जबकि यहाँ प्रासंगिक मुद्दा जो है 191(e) है जो कि इस मामले पर संदर्भित है। और इसमें यह कहा गया कि यह उन मामलों से संबंधित जिनका अनुच्छेद 32 के तहत आयोग के कार्यक्षेत्र के संदर्भ में। जबकि हम जानते हैं कि अनुच्छेद 32 जो है यह जो है संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उसमें अनुच्छेद 32 है जिसमें संवैधानिक उपचार दिया गया है। अर्थात अनुच्छेद 32 के तहत कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में संदर्भित मामला को लेकर जा सकता है। जैसे कोई व्यक्ति अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, उसी तरह से अनुच्छेद 226 के तहत कोई व्यक्ति हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। इसके संदर्भ में देखें, अर्थात इसमें जो अनुच्छेद 32 है, अनुच्छेद 32 का उद्देश्य मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु गारंटी, प्रभावी, सुलभ और संक्षेप उपचारों की व्यवस्था है। संविधान द्वारा अनुच्छेद 32 के अंतर्गत केवल मूल अधिकारों की ही गारंटी दी गई है, अन्य अधिकारों की नहीं, जैसे गैर मूल संवैधानिक अधिकार, असंवैधानिक अधिकार, लौकिक अधिकार इत्यादि। अनुच्छेद 32 के अनुसार मूल अधिकारों का हनन इसके प्रयोग की अनिवार्य शर्त है। अर्थात उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी कर सकते हैं। और ये रिट जो है बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण एवं मूल अधिकार परीक्षा इत्यादि हो सकते हैं। और इसमें एक इंपॉर्टेंट ये भी कि अनुच्छेद 32 द्वारा प्रदत्त अधिकार स्वयं में ही मूल अधिकार हैं। और जबकि जो अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र के संदर्भ में जो है यानी 226 के तहत जो हाई कोर्ट में अपील दायर की जाती है, इसका क्षेत्र जो है अनुच्छेद 32 के क्षेत्र से ज़्यादा व्यापक है, क्योंकि इसमें उच्च न्यायालय की मूल निर्देशों में निर्देश जारी करना, आदेश एवं रिट जारी करना, मूल अधिकारों का क्रियान्वयन आदि आता है। इसमें मामला 2 देखें तो अदालतें सुनिश्चित करें मुकदमों का तेजी से हो सके निपटारा। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला 2 रहा जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालतें सुनिश्चित करें मुकदमों का तेजी से हो सके निपटारा। और मामला 3 देखते हैं तो कानूनी अधिकार दिए बगैर किसी को कैद में नहीं रखा जाना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने कहा भले ही सरकार का काम अपराध रोकना और सुरक्षा सुनिश्चित करना है, लेकिन व्यक्तिगत स्वतंत्रता को हाशिए पर नहीं रख सकते। नोटेड पॉइंट है
कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता को हाशिए पर नहीं रख सकते, कानूनी अधिकार दिए बगैर किसी को कैद में नहीं रखा जाना चाहिए। ये भी नोटेड पॉइंट है। शीर्ष अदालत ने टिप्पणी रिमांड की अवधि को डिफॉल्ट जमानत के दावे में जोड़ने संबंधी याचिका पर सुनवाई के दौरान की जस्टिस के एम जोसेफ की 3 सदस्यीय पीठ ने कहा सीआरपीसी की धारा, नोटेड पॉइंट है, सीआरपीसी की धारा 167 के तहत निर्धारित 60/90 दिन की रिमांड अवधि की गणना उस तारीख से की जानी चाहिए जब मजिस्ट्रेट रिमांड को अधिकृत करता है। यह अदालत सचेत है कि कानूनी अधिकार के बिना किसी को भी, नोटेड पॉइंट है, कानूनी अधिकार के बिना किसी को भी कारावास नहीं भुगतना चाहिए। पीठ ने कहा अगर सरकार निर्धारित 60/90 डे की अवधि में आरोप पत्र या रिमांड के लिए पूरक अनुरोध पत्र दाखिल नहीं कर पाती तो उसे व्यक्ति के अधिकारों और उन अधिकारों प्रतिबंध के बीच संतुलन बनाने की जरूरत है। अब इसमें समझते हैं कानूनी अधिकार दिए बगैर किसी को कैद में नहीं रखा जा सकता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को हाशिए पर नहीं रख सकते। इसको समझते हैं संवैधानिक प्रावधान क्या इसमें है। तो स्वतंत्रता का अधिकार जो है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 9 से 22 तक दिए गए हैं, जिसमें अनुच्छेद 19, 20, 21, 22 से अनुच्छेद 19 में जो है 6 अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी दी गई है और यानी व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता है यह आपके कुल मिलाकर के 5 हैं, यानी 19 से, 20 से, 21 से, 21 का 22 से। जैसा कि हम जानते हैं कि अनुच्छेद 19 सभी नागरिकों को 6 अधिकारों की गारंटी देता है और इसमें पहले 7 अधिकार थे। मूलतः अनुच्छेद 19 में 7 अधिकार थे, लेकिन संपत्ति खरीदने, अधिग्रहण करने या बेच देने के अधिकार को 1978 के 44वें संविधान अधिनियम की तरह समाप्त कर दिया गया। अर्थात वर्तमान में जो है अनुच्छेद 19 के तहत 6 अधिकारों की गारंटी दी जाती है। उसमें पहला है वाक्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा शांतिपूर्वक अनिरायुध सम्मेलन का अधिकार, तीसरा संगम, संघ या सरकारी समिति बनाने का अधिकार, चौथा है भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण का अधिकार, पांचवां है भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निर्बाध घूमने और बस जाने या निवास करने का अधिकार और छठा है कोई भी वृत्ति, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार। और व्यक्तिगत स्वतंत्रता में जो 20वां है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। अनुच्छेद 21 जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है और अनुच्छेद 21 का जो है प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है और जो अनुच्छेद 22 है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है। तो यहाँ पर जो प्रासंगिक मुद्दा है वो अनुच्छेद 22 से है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। और जो अनुच्छेद 22 है इसके स्वयं 2 भाग हैं। पहला भाग साधारण कानूनी मामले संबंधित होता है जबकि दूसरा भाग निवारक हिरासत के मामले से संबंधित होता है। अगली महत्वपूर्ण खबर देखें तो मार्च में 13% की बढ़ोतरी, इसमें दूसरी बार सबसे ज्यादा 1.60 लाख करोड़ जीएसटी वसूली, 1.68 लाख करोड़ संग्रह था अप्रैल 2022 में। संग्रह में हिस्सेदारी इसमें देखते हैं 29,546 करोड़ केंद्रीय जीएसटी, 37,314 करोड़ राज्य जीएसटी, 82,907 करोड़ एकीकृत जीएसटी, सामान के आयात पर प्राप्त 42,503 करोड़ समेत 10,355 करोड़ रुपए अधिभार है इसमें। इसको और विस्तार से देखें तो इसमें दिया है मार्च में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी संग्रह में 13% की बढ़ोतरी हुई और यह 1.60 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है। अब तक यह दूसरा सबसे बड़ा संग्रह है। पिछले साल अप्रैल में सर्वाधिक 1.68 लाख करोड़ जीएसटी संग्रह हुआ था। वित्त मंत्रालय के अनुसार कुल 1,60,122 करोड़ जीएसटी संग्रह हुआ है। पूरे साल 18.10 लाख करोड़ संग्रह। वित्त वर्ष 2022-23 में सकल जीएसटी 18.10 लाख करोड़ रुपए रही जो पिछले साल से 22% अधिक है। पूरे साल का औसत मासिक संग्रह 1.51 करोड़ रुपए है। सर्वाधिक रिटर्न फाइलिंग मार्च 2023 तक इनवॉइस स्टेटमेंट का 93.2%, GSTR1 में और 91.4% रिटर्न GSTR3B में फाइल किया गया है। अगली महत्वपूर्ण खबर देखें तो वाहनों की 27% अधिक बिक्री। इसमें बीते वित्तीय वर्ष में देश में यात्री वाहनों की बिक्री में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। इस दौरान समग्र बिक्री में 27% की वृद्धि दर्ज की गई। मारुति सुजुकी, hyundai और टाटा मोटर्स ने अब तक की सबसे बेहतर थोक बिक्री की है। बेरोजगारी दर 3 माह के उच्च स्तर पर। श्रम बाजार में गिरावट के चलते बेरोजगारी दर मार्च में 3 महीने के उच्चतम स्तर यानी 7.8% पहुंच गई। भारतीय अर्थव्यवस्था के निगरानी केंद्र यानी CMIE के आंकड़ों के अनुसार जनवरी में यह 7.14 और फरवरी में 7.45% थी। अगली महत्वपूर्ण खबर देखते हैं तो इसमें 15,920 करोड़ के सैन्य उपकरणों का हुआ निर्यात। इसमें पीएम बोले अच्छे परिणाम दे रहे रक्षा क्षेत्र में सुधार। वित्त वर्ष 2022-23 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने रक्षा क्षेत्र में 15,920 करोड़ रुपए का निर्यात किया। रक्षा निर्यात में अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है। यह जानकारी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को ट्वीट करके दी। शनिवार मीन्स 1 अप्रैल 2023 को आंकड़ों के अनुसार 2021-22 में देश का रक्षा निर्यात 12,814 करोड़ रुपए था। भारत ने 2019-20 में 9,115 करोड़, 2018-19 में 10,745 करोड़, 2017-18 में 4,682 करोड़ और 2016-17 में 1,521 करोड़ रुपए के सैन्य उपकरणों का निर्यात किया था। सरकार ने 2024-25 तक 1,75,000 करोड़ रुपए के रक्षा उपकरणों के निर्यात और 35,000 करोड़ रुपए के रक्षा निर्यात का लक्ष्य निर्धारित किया है। पीएम मोदी ने रक्षा मंत्री के ट्वीट पर रिट्वीट करते हुए कहा पिछले कुछ वर्षों में रक्षा क्षेत्र में किए गए सुधार अच्छे परिणाम दे रहे हैं। सरकार भारत को रक्षा उत्पादन केंद्र बनाने के प्रयासों को बढ़ावा देगी। यह भारत की प्रतिभा और मेक इन इंडिया के प्रति उत्साह की स्पष्ट अभिव्यक्ति है। अगली महत्वपूर्ण खबर देखते हैं तो इसमें जॉर्जिया में हिंदू विरोधी कट्टरता पर प्रहार, हिंदू फोबिया के विरुद्ध प्रस्ताव। इसमें इस तरह का प्रस्ताव पारित करने वाला अमेरिका का पहला राज्य बना। इसको देखते हैं डिटेल में। तो इसमें क्या दिया है, दुनिया में हिंदू समुदाय के प्रति बढ़ती असहिष्णुता के चलते अमेरिका की जॉर्जिया असेंबली ने हिंदू फोबिया, हिंदू धर्म के प्रति पूर्वाग्रह की निंदा करने वाला एक प्रस्ताव पारित किया है। यह इस तरह का कानूनी उपाय करने वाला पहला अमेरिकी राज्य बन गया है। अदालत के मुताबिक हिंदू धर्म शांति और सद्भाव के मूल्यों को सबसे ज्यादा सम्मान देता है। हिंदू फोबिया और हिंदू विरोधी कट्टरता की निंदा करते हुए प्रस्ताव में कहा गया है कि हिंदू धर्म दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना धर्म है और दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में 1.2 अरब लोग इस धर्म को मानते हैं। प्रस्ताव में कहा गया कि यह धर्म स्वीकार्यता, आपसी सम्मान एवं शांति के मूल्यों के साथ विविध परंपराओं आस्था प्रणालियों को सम्मिलित करता है। इस प्रस्ताव को अटलांटा की
फोर्साइस काउंटी से जनप्रतिनिधि लॉरेन मैकडोनाल्ड और टॉड जोन्स ने पेश किया। अटलांटा में बड़ी संख्या में हिंदू और भारतीय अमेरिकी समुदाय के लोग रहते हैं। प्रस्ताव में कहा गया है कि अमेरिकी हिंदू समुदाय का चिकित्सा, विज्ञान, इंजीनियरिंग, सूचना प्रौद्योगिकी, आतिथ्य, वित्त, शिक्षा, विनिर्माण, ऊर्जा और खुदरा व्यापार जैसे विविध क्षेत्रों में प्रमुख योगदान रहा। इसमें कहा गया कि योग, आयुर्वेद, ध्यान, भोजन, संगीत और कला के क्षेत्र में समुदाय के योगदान ने सांस्कृतिक ताने बाने को समृद्ध किया और इसे अमेरिकी समाज में व्यापक रूप से अपनाया। हिंदुओं ने लाखों लोगों का जीवन सुधारा है। इसमें कहा गया, धर्म नष्ट करने वाले शिक्षाविदों ने भड़काया हिंदू फोबिया। प्रस्ताव में कहा गया है कि बीते कुछ साल में देश के कई हिस्सों में हिंदू अमेरिकियों के खिलाफ नफरती अपराध के कई मामले दर्ज हुए हैं। प्रस्ताव के मुताबिक कुछ ऐसे शिक्षाविदों ने हिंदू फोबिया को भड़काया जो हिंदू धर्म को नष्ट करने का समर्थन करते हैं, उसके पवित्र ग्रंथों एवं सांस्कृतिक प्रथाओं पर हिंसा उत्पीड़न को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हैं। यानी असेंबली में प्रस्ताव पारित करते सदस्य यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो मैकडॉनल्ड और जोन्स का प्रस्ताव सम्मान की बात। जॉर्जिया राज्य में हिंदू फोबिया प्रस्ताव संबंधी कदम की अगुवाई कॉलिशन ऑफ हिंदूज नॉर्थ अमेरिका यानी COHNA की अटलांटा इकाई ने की। उसने 22 मार्च को जॉर्जिया स्टेट कैपिटल में हिंदू एडवोकेसी डे का आयोजन किया था। इसमें करीब 25 जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। इसमें रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी दोनों के सदस्य शामिल थे। उपाध्यक्ष राजू मेनन ने कहा, प्रस्ताव लाने वाले जनप्रतिनिधि मैकडॉनल्ड और जॉस के साथ अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ काम करना बड़े सम्मान की बात है। नोटेड पॉइंट है कि जो प्रस्ताव लाए थे उनका नाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह है मैकडॉनल्ड और जोन्स, जैसा ऊपर दिया गया है। तो इसमें और देखें, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है रिपीट एग्जाम की दृष्टि से कि कहाँ पर हुआ। तो ये जॉर्जिया राज्य है, जॉर्जिया स्टेट ऑफ कैपिटल्स में पेश किया गया अमेरिका में। ये पहला राज्य है और इसको जो प्रतिनिधि को उन्हें देखा कि मैकडॉनल्ड और जोन्स है। नेक्स्ट है, भारत को 15 मूर्तियां लौटाएगा अमेरिका का संग्रहालय। अगली महत्वपूर्ण खबर देखें तो इसमें चीन ने द्विपक्षीय संबंध आगे बढ़ाने की अपील की। भारत ने कहा, रिश्ते जटिल। इसमें जो है राजनयिक संबंधों की स्थापना की 73वीं वर्षगांठ पर चीनी दूतावास ने किया था ट्वीट। तो इसमें देखते हैं, और इसमें चीन ने जनवरी से अब तक यानी जो 1 अप्रैल 2023 तक चीन ने जनवरी से अब तक 18,000 भारतीयों को दिया वीजा। इसको देखते हैं भारत में, और डिटेल्स इसको देखने का प्रयास करते हैं। तो इसमें दिया है, भारत में चीनी दूतावास ने शनिवार को ट्वीट किया, 1 अप्रैल 2023 को चीन और भारत के बीच राजनीतिक संबंधों की स्थापना की 73वीं वर्षगांठ है। नोटेड पॉइंट है, हम अपने नेताओं की महत्वपूर्ण सहमति से निर्देशित संबंधित राष्ट्रीय कायाकल्प के दृष्टिकोण से द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाएं और आधुनिकीकरण के रास्ते पर भागीदार बने। वहीं भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा, चीन के साथ भारत के रिश्ते जटिल हैं। सीमा पर शांति और स्थिरता के द्विपक्षीय रिश्तों में समग्र विकास के लिए जरूरी आधार है। विदेश मंत्रालय ने वार्षिक रिपोर्ट में भी कहा, चीन की ओर से वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC की यथास्थिति को बदलने के एक तरफा प्रयासों ने भारत चीन द्विपक्षीय संबंधों को प्रभावित किया है। तो इस तरह से आज के ए टुडे करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।